तो अपन लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। अब अपन एनिमल किंगडम के अलग अलग कैटेगरीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपन सबसे पहली कैटेगरी करेंगे, या फिर जो पहले तो ये चीज बता देता हूँ कि एनिमल्स के केस में क्या होता है। एनिमल्स के केस में जो कैटेगरीज अपन पढ़ने वाले, जैसे एनिमल्स के अलग अलग कैटेगरीज अपन जो पढ़ने वाले, इन कैटेगरीज को फाइलम बोला जाता है। तो अपन एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम पढ़ने वाले, एक एक करके फाइलम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फाइलम जो अपन एनिमल किंगडम में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इस फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। तो अपन सबसे पहला फाइलम चालू करेंगे और अपना सबसे फर्स्ट फाइलम है, पहला फाइलम है पॉरीफेरा। तो पहला फाइलम अपन पढ़ना चालू करेंगे और पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। तो चलो अपन पॉरीफेरा की प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग ध्यान दोगे तुम लोग। तो अब अपन लोग फर्स्ट फाइलम पढ़ रहे हैं और इस फर्स्ट फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्ज बोला जाता है। पॉरीफेरा जो फाइलम है, सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को स्पॉन्ज बोला जाता है क्योंकि स्पॉन्ज की तरह होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट पॉरीफेरा का अपन ने लिखा कि इनको कॉमनली, जैसे घर पे अपना एक निकनेम होता है, जैसे कोई भी नाम हो किसी पर्सन का तो उसका घर पे एक निकनेम होता है, और घर पे अगर वो व्यक्ति है तो उसको अपन उसको निकनेम से बुलाते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल में सबसे पहला फाइलम पढ़ रहे अपन जिसको बुलाते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली, कॉमन नेम पॉरीफेरा का स्पॉन्जेस है। स्पॉन्जेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पॉन्ज टाइप दिखते हैं। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बताऊं मैं, तो ये जो होते हैं ये मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब खारे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो इन लोगों की इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है, मतलब पॉरीफेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में जो सिमेट्री पाई जाती है ये होती है असिमेट्री। इन लोगों में पाई जाती है असिमेट्री। तो देखो अपन लोगों ने पहले ही ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री कैसे टाइप की होंगी, सिलोम कैसी होंगी, डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फिर इसके बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्या उनके बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है जिसको अपन ने सेगमेंटेशन बोला था। फिर अपन ने एक और लास्ट में देखा था नोटोकॉर्ड के बारे में। तो ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूंगा। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का पहला पॉइंट कि इनको स्पॉन्ज बोला जाता है। सेकंड पॉइंट कि ये जो होते हैं मराइन एनिमल्स होते हैं या फिर मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। और थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनके अंदर जो सिमेट्री देखी जाती है ये असिमेट्री होती है। असिमेट्री का मतलब ये है कि इनके बॉडी को अपन किसी भी प्लेन से अगर कट करते हैं, किसी भी प्लेन को अगर अपन इनके बॉडी को कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। चलो तो ये हो गया असिमेट्री। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट लिखूं तो इन लोगों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये है सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनका अगला पॉइंट है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं, मतलब इन लोगों के पास सिर्फ सेल पाए जाएंगे, इसीलिए इन लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट जो है ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पता है स्पॉन्जेस के पास या फिर ये जो फाइलम है जिसको अपन पॉरीफेरा बोल रहे हैं, इनके पास एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बुलाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसको बुलाता है कैनल सिस्टम। चलो तो इसके बारे में अपन समझते हैं कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ये कैनल सिस्टम क्या है। तो चलो अपन देखते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस इन लोगों के पास क्या पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या फिर इनको बोला जाता है कैनल सिस्टम, या फिर इसको बोला जाता है कैनल सिस्टम। तो मैंने क्या लिखा है, ये जो पॉइंट लिखा है फिफ्थ पॉइंट, इसमें ये लिखा है कि स्पॉन्जेस जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉरीफेरा है जिनको अपन स्पॉन्जेस बोल रहे हैं, इनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम मेरे बॉडी में प्रेजेंट है। उसी तरीके से पॉरीफेरा में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बुलाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
या फिर इसको बोला जाता है कैनल सिस्टम। चलो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो क्या होता है इस सिस्टम के बारे में मैं अगर एक बात बताऊं तो इस सिस्टम में पता है क्या होता है, इनके बॉडी में माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के कारण पानी अंदर आ सकता है। अंदर में जो कैविटी है, अंदर के बॉडी के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी में इनके बॉडी के अंदर पानी कैसे आया, तो जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, जैसे तुम लोगों ने स्पॉन्ज देखा है क्या, स्पॉन्ज को अगर तुम लोग देखोगे तो स्पॉन्ज में भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और स्पॉन्ज को पानी में डाल दो तो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा, इनके बॉडी में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे के थ्रू पानी इनके बॉडी के अंदर जाता है, इनके बॉडी के कैविटी के अंदर जाता है, और वो जो छोटे गड्ढे होते हैं या छोटे पोर्स होते हैं उसको ऑस्टिया बोला जाता है। तो चलो अपन इसका पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन इसमें लिख सकते हैं वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, और इस माइन्यूट पोर्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑस्टिया, इसको कहा जाता है ऑस्टिया। इसकी स्पेलिंग है OSTIA। तो इन लोगों के बॉडी में कुछ छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है ऑस्टिया, और इस गड्ढे के थ्रू इनके बॉडी के अंदर क्या आता है, पानी आता है। इन द बॉडी वॉल, इसमें अपन लिखते हैं ऑस्टिया, इन द बॉडी वॉल into central cavity, और इन लोगों के बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी है। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर की मैं बात करूं तो इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी, खाली जगह प्रेजेंट है, और इस सेंट्रल कैविटी को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। इस सेंट्रल कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील, SPONGOCOEL। सो व्हाट इज स्पॉन्जोसील, तो स्पॉन्जोसील किसको बोला गया है, सेंट्रल कैविटी को बोला गया है स्पॉन्जोसील। चलो ये फिफ्थ पॉइंट को मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट को फिर से बताता हूँ तुम लोगों को। तो अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये जो स्पॉन्जेस होता है, इन स्पॉन्जेस के बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसको बोला जाता है कैनल सिस्टम। क्या होता है इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में वाटर इनके बॉडी के अंदर जाता है। जैसे मैं इंसानों की बात करूं, मेरे बॉडी के अंदर वाटर कैसे जाएगा, माउथ के थ्रू जाएगा। अगर मेरे को पानी पीने की इच्छा है तो मैं बॉटल लूंगा, बॉटल के थ्रू पानी पी लूंगा, तो माउथ से मेरे बॉडी के अंदर पानी जा रहा है। बट अगर मैं पॉरीफेरा की बात करूं तो पॉरीफेरा के पास कोई माउथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इन लोगों की बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स है या छोटे छोटे गड्ढे हैं, और इन गड्ढों के थ्रू इनके पानी इनके बॉडी के अंदर जाता है, और इस गड्ढे को बुलाया जाता है ऑस्टिया। ये जो माइन्यूट पोर्स है इनको बुलाया जाता है ऑस्टिया। ये इनके बॉडी, इस ऑस्टिया के थ्रू, इस छोटे गड्ढे के थ्रू इनके बॉडी में एक अंदर एक सेंट्रल कैविटी, एक खाली जगह है, जिसको बोला जाता है, इस सेंट्रल कैविटी को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। तो ये जो पानी है ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी में जाता है, जिसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। इंसानों की बात करूं तो मेरे माउथ के हेल्प से पानी अंदर जाएगा मेरे बॉडी में, और कहां जाएगा, तो इनिशियली सबसे पहले माउथ से जब मैं पानी पीऊंगा तो वो इनिशियली गले के थ्रू होके मेरे पेट में जाएगा, और फिर वहां से वो एब्जॉर्ब होके इधर उधर मेरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। बट सबसे पहले कहां जाएगा पानी, तो मैंने पानी पिया माउथ से, और वो पानी गया मेरे स्टमक में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा नाम के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पानी गया माइन्यूट पोर्स से, मतलब छोटे छोटे गड्ढों से गया पानी अंदर, और इन छोटे गड्ढों को बोला गया है ऑस्टिया। और फिर ये पानी अंदर कहां गया बॉडी में, तो पानी अंदर गया इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी थी जिसको बोला गया था सेंट्रल कैविटी। तो पानी इनके सेंट्रल कैविटी के अंदर गया, और इस सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। तो चलो अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उससे पहले एक चीज बताता हूं। अब देखो, मैं अगर मेरे इंसानों के बारे में बात करूं मैं, तो इंसानों के केस में क्या हुआ कि मैंने पानी पिया माउथ से, वो गया मेरे पेट में, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया और मेरे बॉडी में जिधर भी ट्रांसपोर्ट होना था उधर ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, मेरे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी के बारे में अपन बात करते हैं। तो किडनी क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, और जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तब वहां पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन बनता है, और जब यूरिन बनता है तो वो अपन अपने एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल्स में पेनिस बोल सकते हैं, और फीमेल्स में विजाइना बोल सकते हैं अपन, इसके थ्रू अपन यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर पानी कैसे आया, तो स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर पानी आया ऑस्टिया के हेल्प से, छोटे छोटे गड्ढों के हेल्प से आया। फिर ये पानी गया कहां, तो फिर ये पानी गया सेंट्रल कैविटी में, इनके बॉडी में एक खाली जगह थी, वहां पे ये गया, और उस खाली जगह का नाम था स्पॉन्जोसील। अब इन लोगों ने पानी को यूटिलाइज कर लिया, अब जो बचा कुचा पानी इनको बॉडी से बाहर रिलीज करना है, तो अब ये किसके थ्रू रिलीज करेंगे, तो ये पानी एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिलीज करेंगे जिसको बोला जाता है ऑस्कुलम।
तो ये लोग, मैं अगला पॉइंट इसमें लिख दूंगा कि वाटर गेट आउट फ्रॉम ऑस्क्यूलम। तो इनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है ऑस्क्यूलम। देखो, पानी अंदर आया ऑस्ट्रिया के हेल्प से, स्टोर हुआ स्पॉन्जोसील में जो कि एक सेंट्रल कैविटी है, और जब पानी इन लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, जो पानी बचा वो बॉडी के बाहर कैसे गया, तो वो बॉडी के बाहर गया ऑस्क्यूलम के हेल्प से। चलो मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूं। तो डायग्राम देखना तुम लोग, देखो तो इस तरीके का डायग्राम होता है, ये ऐसा डायग्राम होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है। अब ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इनके बॉडी पे ऐसे माइन्यूट पोर, ऐसे इस तरीके के पोर प्रेजेंट रहते हैं, ये ऐसे इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया। इस पोर को बोला जाता है ऑस्टिया। इस पोर के थ्रू इनके बॉडी में पानी जाता है। और ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। और ऑस्क्यूलम क्या करता है, तो देखो मैंने पानी पिया, मतलब इन ऑर्गेनिज्म ने, पॉरीफेरा ने पानी अंदर लिया ऑस्टिया के हेल्प से, ये जाके स्टोर हुआ सेंट्रल कैविटी में जिसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील में स्टोर होने के बाद जब पानी इन लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, फिर थोड़ा बहुत पानी बचा, अब वो पानी इनके काम का नहीं था, तो इनको बॉडी से बाहर रिलीज करना था। बॉडी से बाहर किसके हेल्प से रिलीज किया, तो इन लोगों ने ऑस्क्यूलम के हेल्प से रिलीज किया। तो पानी अंदर आया ऑस्टिया के हेल्प से और पानी बाहर निकलेगा ऑस्क्यूलम के हेल्प से। अब अपन ने बात की थी कि इनके बॉडी में सेंट्रल कैविटी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे बॉडी में पेट है, स्टमक है, वहां पे जाके खाना स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है। इनके बॉडी में क्या होता है, तो इनके बॉडी में सेंट्रल कैविटी होती है जिसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील के बारे में बताओ, तो स्पॉन्जोसील को अपन ऐसा समझ सकते हैं, स्पॉन्जोसील अपने को इस तरीके का दिखेगा, ये है इनके पास स्पॉन्जोसील। तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये है स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल कैविटी। इसको अपन सेंट्रल कैविटी बोल सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे पानी स्टोर होता है। तो यहाँ पे अपन ने पॉरीफेरा के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा कि इन लोगों के जो पॉरीफेरा होते हैं, इन लोगों के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है, या फिर जिसको कैनल सिस्टम बोला जाता है। अब अगर मैं इस कैनल सिस्टम के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो इस कैनल सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज है, चलो अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो इन लोगों के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे अपन अगला पॉइंट लिख रहे हैं कि इन लोगों के पास जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या करने में मदद करता है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फूड गैदरिंग में मदद करता है, फूड गैदरिंग करने में मदद करता है। इसका मतलब क्या, कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इनको फूड को इकट्ठा करने में मदद करता है। कैसे, तो ऑस्टिया के हेल्प से फूड अंदर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म में, वो जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, जो इनके पास क्या है, एक सेंट्रल कैविटी है। फिर ये इस फूड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इनको फूड गैदरिंग करने में मदद करता है, मतलब फूड को इकट्ठा करने में मदद करता है। इसके बाद ये सिस्टम जो है, ये इनको रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी मदद करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन के वक्त जो भी इनके बॉडी में एक्सचेंज होता है, जो भी कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है, या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, उसमें भी ये मदद करता है। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं, तो थर्ड पॉइंट ये है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये जो वाटर कैनल सिस्टम है, ये इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्यों इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये फूड गैदर करने में मदद कर रहा है, मतलब खाना को इकट्ठा करने में मदद कर रहा है। सेकंड, ये किस चीज में मदद कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेशन के वक्त जो एक्सचेंज लगता है बॉडी में, वो एक्सचेंज में मदद कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन गया है, उस बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी ये मदद कर रहा है। तो ये अपन ने देख ली है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रॉपर्टीज। अब मैं अगर इन लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि इन लोगों के पास सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। स्पॉन्जोसील के आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं, इन लोगों को कोएनोसाइट्स बोला जाता है। तो चलो अपन अगला पॉइंट लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल। अब ये कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूं। तो कोएनोसाइट या फिर कॉलर सेल उन सेल को बोला जाता है जो सेंट्रल कैविटी के आजू बाजू के सेल होते हैं। जैसे अगर ये मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये उसके अंदर पाई जाने वाली सेंट्रल कैविटी है, इसको मैंने लिख दिया सीसी मतलब सेंट्रल कैविटी। अगर ये पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म है और वो उसके अंदर पाई जाने वाली सेंट्रल कैविटी है, तो इसके आजू बाजू कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से इसके आजू बाजू कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और ये जो आजू बाजू सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इन सेल्स को बोला जाएगा कॉलर सेल्स या फिर इनको बोला जाएगा कोइनोसाइट्स। चलो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्रेजेंट
at the lining, cell present at the lining of central cavity, that is spongocele, चलो, तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने सेल्स के बारे में देखा जिनको बोला जाता है कोइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स क्या है, तो कॉलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो सेंट्रल कैविटी के आजू बाजू पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने कॉलर सेल्स की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इनके डाइजेशन के बारे में बात करूं, मैं देखो तो इनके अंदर जो डाइजेशन देखा जाता है, इस टाइप के डाइजेशन को बोला जाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इन लोगों के अंदर जो डाइजेशन देखा जाता है, ये किस तरीके का डाइजेशन होता है, ये जो डाइजेशन होता है ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। अब देखो इंसानों की मैं बात करूं तो इंसान जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम बने हुए अलग अलग चीजों को परफॉर्म करने के लिए। डाइजेशन करना है तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट करेगा, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे डाइजेशन के प्रोसेस में। तो मेरे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मेरे फूड को डाइजेस्ट करेगा। बट ये जो पॉरीफेरा नाम के जो ऑर्गेनिज्म है, इन पॉरीफेरा नाम के जो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, छोटे से ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे सिंपल एनिमल्स है। इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। क्योंकि इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसीलिए इन लोगों के अंदर जो डाइजेशन होता है, इस टाइप के डाइजेशन को बोला जाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है। अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मेरे स्टमक में होंगी डाइजेशन की प्रोसेस, इंटेस्टाइन में होंगी डाइजेशन की प्रोसेस, उसमें लीवर हेल्प करेगा, फिर उसके बाद पैनक्रियास ग्लैंड हेल्प करेगा, गाल ब्लैडर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा डाइजेशन के प्रोसेस में। ये हो गया इंसानों के केस में। बट अगर पॉरीफेरा केस में मैं बात करूं तो पॉरीफेरा के केस में डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की प्रोसेस है। मतलब डाइजेशन जो होगा वो कहां होगा, सेल के अंदर होगा। चलो, तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब पता है क्या होता है, तो इनकी बॉडी जो होती है ना, पॉरीफेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे गए हैं कि पॉरीफेरा में कुछ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनके बाहर स्केलेटन होता है। देखो अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं, उनके पास दो टाइप के स्केलेटन हो सकते हैं। कैसे दो टाइप के जो स्केलेटन हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूं। एक टाइप के स्केलेटन को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन और दूसरे टाइप के स्केलेटन को बोला जाता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या है और एंडोस्केलेटन क्या है तो वो बताता हूं। इंसानों के बारे में मैं बात करूं स्केलेटन की, तो अपना जो हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा मतलब मेरा बोन है, यहाँ पे बोन है, पूरी मेरी बॉडी बोन से बनी हुई है। मेरे ऊपर हेड से लेके टो तक के मेरी बॉडी बोन से बनी हुई है। बस है क्या, तो मेरे पास बोन्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है और मसल के ऊपर स्किन प्रेजेंट है, तो इंसान बन गया। तो मेरे बॉडी के अंदर मैं हड्डियों के ढांचा या फिर स्केलेटन के बारे में बात करूं तो स्केलेटन मेरे मसल्स के अंदर है, मेरे बॉडी में अंदर है स्केलेटन। तो मेरे पास जो स्केलेटन है वो किस टाइप का स्केलेटन है, ये स्केलेटन हुआ एंडोस्केलेटन, मतलब ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाला स्केलेटन है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, बाहर एकदम हार्ड कवरिंग होती है, और इस टाइप के स्केलेटन को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। स्नेल देखा है तुम लोगों ने, स्नेल शंख वाली जो एक इल्ली होती है, स्नेल बोलते हैं अपन उसको। तो स्नेल का वो जो शंख है, वो शंख एक तरीके का एक्सोस्केलेटन है, वो एक तरीके का उसका बाहर का स्केलेटन है जो उसको प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है। स्नेल हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल का बाहर का देखना तुम लोग, बाहर का पार्ट इतना कड़क होता है, कितना भी मारो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कीड़े हो गए, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड तुम लोग आगे चल के एक फाइलम पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे कीड़ों के बारे में पढ़ोगे। मैक्सिमम कीड़े के जो बाहर के शेल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और वो हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन होता है उनका। तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दो टाइप के स्केलेटन होते हैं। इंसान के स्केलेटन के बारे में बात करूं मैं, इंसानों के स्केलेटन के बारे में बात करूं तो अपने पास जो स्केलेटन पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर है, वो मेरे मसल्स के अंदर है वो स्केलेटन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है, और इस टाइप के बाहर वाले स्केलेटन को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। तो चलो अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनकी बॉडी में कुछ स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, स्केलेटन रहता है। तो मैं लिख दूंगा कि बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। इनकी बॉडी जो होती है स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, और इनके पास जो स्केलेटन होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। इनका जो स्केलेटन होता है इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज मेड ऑफ, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। अब ये दो चीज क्या है तो मैं बताता हूं। ये दो चीज है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। चलो, तो ध्यान दोगे तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो अगर मैं बात करूं इन लोगों के पर्टिकुलर बॉडी की, तो इनके बॉडी में स्केलेटन होता है, इनके बॉडी में स्केलेटन होता है, और ये जो स्केलेटन होता है ये बना होता है दो चीज से, और ये दो चीज होती है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। मैं मेरे बॉडी के स्केलेटन की बात करूं तो मेरे बॉडी का स्केलेटन बोन से बना हुआ है, इम्पॉर्ट बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट, टेंडन, इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। कनेक्टेड टिश्यूज है जो आपस में जोड़ रहे हैं, और कुछ कुछ में यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है। तो मेरे बॉडी के स्केलेटन की बात करूं तो मेनली बोन से बना हुआ है। बट यहाँ पे अगर पॉलीफेरा की बॉडी की बात करूं मैं, तो पॉलीफेरा की जो स्केलेटन है ये स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई है। तो अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं पॉलीफेरा का। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करूं मैं, तो अगला पॉइंट ये है कि इन लोगों के सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। इंसानों के केस में मैं बात करूं, इंसानों को देखा है तुम लोगों ने, मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसीलिए अपन इंसान के पास, क्योंकि देखो इंसान मतलब एक में ऑर्गेनिज्म हो गया, एक इंसान मतलब एक ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है। अब इंसान में अपन दो कैटेगरीज बनाए, एक बनाया मेल और एक बनाया फीमेल। मेल और फीमेल किस बेसिस पे अपन ने अलग अलग कैटेगरी बनाए, ये इस बेसिस पे कि मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इंसानों के केस में मेल ऑर्गेनिज्म एक अलग ऑर्गेनिज्म है, फीमेल ऑर्गेनिज्म एक अलग ऑर्गेनिज्म है। बट अगर मैं बात करूं पॉलीफेरा के केस में, तो पॉलीफेरा के केस में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मतलब पॉलीफेरा में ये जो ऑर्गेनिजम्स अपन पढ़ेंगे ये ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल के लिए अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बुलाता है हर्माफ्रोडाइट। तो इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो अपन देखते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसका मतलब ये कि इनके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। इंसानों के केस में सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। तो मेल के केस अपन, और इंसानों के केस में क्या बोल सकते हैं, इंसानों के केस में बोल सकते हैं कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। बट पॉलीफेरा के केस में ऐसा नहीं होता है, इन लोगों के केस में सेक्स सेपरेट नहीं होते। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है। तो अपन ने लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, और इसी केस को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इसी केस को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट, या फिर तुम लोग इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोला जाता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकते हो। तो हर्माफ्रोडाइट क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पूछते हैं लोग बात की व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, तो मैं बोल दूंगा हर्माफ्रोडाइट अपन बाइसेक्सुअल कंडीशन को बोल सकते हैं। और बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मतलब वो मेल गमेट भी बना सकता है और फीमेल गमेट भी बना सकता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, बाइसेक्सुअल, इसका मतलब ये कि दैट इज eggs and sperm are produced by the same individual, मतलब इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही पॉलीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसी ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एग भी बना सकता है और वो स्पर्म भी बना सकता है। इंसानों के केस में ऐसा नहीं होता है, मेल ऑर्गेनिज्म स्पर्म बनाता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म एग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बात आ जाती है इन लोगों के रिप्रोडक्शन की, कि पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो चलो अपन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो जब भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो करते हैं। जब भी पॉलीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो इनमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो अगर मैं बात करूं इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पर्टिकुलरली एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको बुलाया जाता है फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब ये कि इनकी बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी और वही फ्रैगमेंट जब आगे चल के पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर चुका होगा तो वो एक नया पॉलीफेरा बना देगा। तो जब भी पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन देखा जाता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप ये शो करते हैं उस टाइप को बुलाया जाता है फ्रैगमेंटेशन। चलो तो हो गया इनके इसमें फ्रैगमेंटेशन। अब सेकंड अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अपन देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं अगर बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये गमेट्स बनाते हैं। इनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना लेता है और फीमेल गमेट भी बना लेता है, और जब गमेट बन जाता है तो वो गमेट में आपस में फ्यूजन होता है।
जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और फिर एक नए पॉलीफेरा की फॉर्मेशन होती है। तो चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करेंगे, तो ये लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गमेट, बाय फॉर्मेशन ऑफ गमेट, गमेट बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। तो चलो ये अपन ने रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अब अपन इनकी बात करेंगे कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखो पहले तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। जब मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है सिनगेमी। तो मैं यहाँ पे एक और शब्द यूज कर सकता हूँ और सिनगेमी, इसके बदले एक और शब्द यूज कर सकता हूँ जिसको अपन बोल सकते हैं सिनगेमी। तो अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की तो तुम लोगों को दो चीज बता देता हूं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो दो टाइप के देखे जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ये दो टाइप क्या है, तो एक टाइप होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अगला टाइप होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, चलो तो मैं बताता हूं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गमेट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्यूज हो रहे। फॉर एग्जांपल इंसानों की बात करता हूं मैं। ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गमेट होता है स्पर्म और फीमेल गमेट होता है एग। मेल क्या करते हैं, मेल अपने स्पर्म रिलीज कर देते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म रिलीज कर देते हैं एग और स्पर्म में फ्यूजन होता है। और एग और स्पर्म में जो फ्यूजन होता है ये किसके अंदर होता है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंसानों के केस में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, कैसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो रही है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक दूसरा टाइप होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेल और फीमेल गमेट बॉडी के बाहर आपस में फ्यूज होते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करो तो इसका एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग के केस में क्या होता है, तो मेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मेल गमेट पानी में रिलीज कर देता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गमेट पानी में रिलीज कर देता है। ये दोनों गमेट पानी में आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और फिर आगे चल के एक नए फ्रॉग की फॉर्मेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स में, पर्टिकुलरली जानवरों में, एनिमल्स में दो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजेशन देखे जाते हैं। कौन से फर्टिलाइजेशन देखे जाते हैं, तो एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट फर्टिलाइज होंगे, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो चलो अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो जो पॉलीफेरा होते हैं इन लोगों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। इन लोगों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। इसका मतलब ये कि इनके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इन लोगों के सेक्स के बारे में देखा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, और फिर अपन ने देखा कि इन लोगों के अंदर किस तरीके का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलो तो अपन लोगों ने इन लोगों के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देख ली कि इन लोगों के अंदर पॉलीफेरा के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट का किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो जाइगोट के डेवलपमेंट पता है दो अलग अलग तरीके के देखे जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। एक टाइप का जो डेवलपमेंट होता है इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक टाइप का जो डेवलपमेंट होता है इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, चलो इसके बारे में तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो अगर इंसानों के केस में अगर अपन बात करें तो इंसानों के केस में क्या होता है, मेल गमेट और फीमेल गमेट में आपस में फ्यूजन होता है, मतलब स्पर्म और एग में आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। फिर 9 मंथ्स तक के वो एम्ब्रियो मदर के वॉर्म में रहता है। मदर के वॉर्म में रहने के बाद क्या होता है, 9 मंथ बाद वो एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है। और न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो एग्जैक्ट सिमिलर अपने पेरेंट की तरह दिखता है। एग्जैक्ट सिमिलर पेरेंट की तरह दिखता है मतलब क्या, मतलब ये कि उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 नाक है, 2 आंखें, 2 कान है, इस तरीके पूरी की पूरी बॉडी उसकी उसके पेरेंट की तरह दिखती है। ये हो गया एक टाइप का डेवलपमेंट। तो इस टाइप के जो डेवलपमेंट है, इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जैसा कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है सेम उसी की तरह अगर उसका कोई नया बच्चा है या फिर उसका जो न्यूबॉर्न बेबी है वो ऑर्गेनिज्म भी अगर उसी की तरह दिख रहा है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, तो चलो मैं तुम लोगों को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताता हूं। तुम लोगों ने इल्लियां देखी होंगी, इल्ली देखी है तुम लोगों ने। इल्लियां जब अंडे से फूटती है तो फूटने के बाद सबसे पहले लार्वे बनते हैं इल्ली के क्या बनते हैं, लार्वे बनते हैं। और ये जो लार्वे होते हैं, लार्वे बिल्कुल इल्ली की तरह नहीं दिखती, थोड़े अलग दिखते हैं। फिर ये लार्वे डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करने के बाद इल्लियां बनती है या वॉर्म्स बनती है।
अगर मैं ये हो गया एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक एग्जांपल, या फिर एक अगला एग्जांपल बताता हूँ। फ्रॉग तो तुम लोगों ने देखा होगा, मेंढक बोलते हैं अपन। मेंढक के केस में क्या होता है, मेंढक के केस में भी सबसे पहले जब जाइगोट बन जाता है तो सबसे पहले टेडपोल्स बनते हैं, फिर लार्वे टेडपोल्स, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म। जैसे टेडपोल्स की बात करूं मैं, तो इस तरीके के टेडपोल्स होते हैं। क्या ये टेडपोल्स फ्रॉग के तरह दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे टेडपोल फ्रॉग के तरह। तो इसका मतलब क्या कि इन लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो तुम लोगों को दो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट के बारे में समझ में आना चाहिए जाइगोट के। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हुआ है वो अगर सिमिलर दिख रहा है अपने पेरेंट के तरह, जैसे इंसानों के केस में जो बर्थ होता है बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का, वो बिल्कुल सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट के तरह, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो न्यूबॉर्न या फिर जो एक नया ऑर्गेनिज्म बना है वो नया ऑर्गेनिज्म पेरेंट की तरह सिमिलर नहीं दिखता है, पहले कुछ और दिखता है, फिर उसकी जब डेवलपमेंट हो जाती है पूरी तरीके से तब जाके वो पेरेंट की तरह दिखता है। तो दो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट देखे जाते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि पॉरीफेरा में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा में डेवलपमेंट की, जाइगोट डेवलपमेंट की, तो पॉरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा देखा जाता है। तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट देखा जाता है ये डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इनके पास क्या होगा, हैविंग अ लार्वल स्टेज which is morphologically distinct from adult। चलो इसके पॉइंट के बारे में तुम लोगों को समझाता हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट देखा जाता है किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, ये होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इनके जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे या फिर इनके जो न्यूबॉर्न ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पेरेंट की तरह नहीं दिखेंगे। वो कैसे होंगे, वो लार्वे होंगे, लार्वे की तरह दिखेंगे, लार्वे होंगे। और ये जो लार्वा होता है ये मॉर्फोलॉजिकली, मैंने मॉर्फोलॉजी का मतलब तुम लोग को समझा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर या फिर फिजिकल फीचर। मैं इंसान हूं, मैं अगर मेरे मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करूं तो मैं किसके बारे में बात करूंगा, आंख, कान, नाक, बाल, स्किन, इन सब के बारे में बात करूंगी, ये हो गया मेरा मॉर्फोलॉजी। अगर मैं मेरे किडनी के बारे में बात करूं, अगर मैं मेरे हार्ट, लंग, लीवर, पैनक्रियास के बारे में बात करूं तो ये क्या हो गया, ये मेरा एनाटॉमी हो गया, ये मेरे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये लार्वे फॉर्म करते हैं और ये लार्वे जो होते हैं ये पेरेंट की तरह नहीं दिखते। मॉर्फोलॉजी ये पेरेंट की तरह नहीं दिखते, पेरेंट से अलग होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि इन लोगों के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। इन लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है इस टाइप के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। तो अब अपन यहाँ पे अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की कि पॉरीफेरा के क्या क्या एग्जांपल है, तो पॉरीफेरा के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। इनका एक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है साइकॉन। सेकेंड एग्जांपल है यूस्पोंजिया इनका सेकेंड एग्जांपल है। और थर्ड एग्जांपल है स्पॉन्जिला। तो ये तीन ऑर्गेनिज्म से जो पॉरीफेरा कैटेगरीज में अपने को पढ़ने थे, मतलब ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल क्या है, एक है साइकॉन, एक है यूस्पोंजिया और एक है स्पॉन्जिला। तो यहाँ पे अपन ने एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम पढ़ लिया है जिसका नाम है पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा की अपन ने सारी प्रॉपर्टी या फिर सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है।